students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your history teacher. Today's our topic is the Reformation. In my previous video, I have already explained you the chapter, the Renaissance. In this chapter of Renaissance, I told you about the definition and meaning of Renaissance, then the causes of Renaissance, the contribution of original thinker, decline of feudalism, capture of Constantinople by the Turks, new trade routes, invention of the printing press, and the spirit of inquiry. These all are the causes. And the impact of Renaissance on art also, I told you in art. I told you about the art of painting, the art of sculpture, and art of architecture, and the last Renaissance music also. So now today's topic is Reformation. What is the meaning of Reformation? Firstly, we will discuss about the meaning of Reformation. A religious movement launched in the 16th century against the monopoly and authority of the church is called Reformation. एक religious movement हुआ था, कब हुआ था? 16th century में. क्यों हुआ था? जो चर्च थे उस समय पर, जो चर्च थे वहां पर बहुत सारी एविल्स आ गई थी, एविल प्रैक्टिसेस. देखो चर्च क्या होता है? एक रिलीजियस प्लेस होती है जहां पे लोगों का एक ट्रस्ट, लोगों की एक फेथ, लोगों के लिए एक कहते हैं एक टेम्पल, जैसे हम लोगों के टेम्पल्स होते हैं वैसे क्रिश्चियंस में चर्चेज होते हैं. तो वो एक उनके लिए क्या होता है, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी प्लेस होनी चाहिए. बट उस समय क्या था, जो चर्च थे, जो पोप्स थे, जो क्लर्जी मैन्स थे, वो सब जो थे इतने ज़्यादा करप्ट और इतने ज़्यादा जो है वो कहते नहीं लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करने वाले हो गए थे कि उसकी वजह से वहाँ पर जो रिलीजियस एक मूवमेंट करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसके लिए उनमें वहाँ पे एक रिवॉल्ट हो गई थी उनके अगेंस्ट. तो एक मोनोपोली और अथॉरिटी ऑफ द चर्च, उसके अगेंस्ट जो 16th सेंचुरी में एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, हम उस रिलीजियस मूवमेंट को रिफॉर्मेशन बोलते हैं. रिफॉर्मेशन को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ में जैसे इम्प्रूवमेंट करना, तो जैसे लाइक सुधार करना. तो रिफॉर्मेशन इज अ इम्प्रूवमेंट इन रिलीजन. रिलीजन में जो इम्प्रूवमेंट किया गया, जो एक रिफॉर्मेशन किया गया, उसको हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोलते हैं. इस रिफॉर्म मूवमेंट को ही हम रिफॉर्मेशन बोलते हैं. जो हमारा ये रिफॉर्म हमारा मूवमेंट था वो हम रिफॉर्मेशन बोलते हैं उसको. अब देखिए कुछ कॉजेस थे इस रिफॉर्मेशन के. द फर्स्ट इज द रिनेसांस और द न्यू लर्निंग. सबसे पहले तो जो रिनेसांस हमने पढ़ा उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन का जो कॉज था वो था रिनेसांस, क्योंकि रिनेसांस से ही लोगों को दूसरे लोगों से मिलने का, दूसरे कंट्रीज में जाके उनके कल्चर को, उनके बिहेवियर को, उनकी जो है वो कहते हैं सोसाइटी से मिक्स होना, उनका जो फूड था, उनकी जो ड्रेसेस थी, उनकी जो कहते हैं कि नॉवेल्स थे, जो भी चीज़ें, साइंस था. अब जब हम कहीं और जाते हैं तो वहाँ के बारे में एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर कोई भी पर्सन जाता है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है या कोई भी पर्सन जाता है, तो वो सिर्फ अकेला नहीं जाता है, वो अपने साथ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने थिंकिंग्स, अपना जो है वो कल्चर, अपनी लैंग्वेज, ये सब कुछ लेकर जाता है. तो उससे क्या होता है, लोगों को और जगह जगह जाके बहुत सारी चीज़ों को पता चलता है. इसके साथ प्रिंटिंग प्रेस हमने देखा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस से बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी जो कि पहले मुश्किल थी. तो उससे क्या हुआ, लोगों के आइडियाज इधर से उधर स्प्रेड होने लगे, तो लोगों को और ज़्यादा एक पता चलने लगा कि क्या सही है क्या गलत है. लोग सही और गलत में एक डिफ्रेंशिएशन करने लगे. पहले क्या था, जो पोप और चर्चेज होती थी, जो पोप्स होते थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को इतनी मतलब कहते नहीं धर्म के नाम पर इतनी गलत गलत बातें लोगों को समझाते थे कि गॉड ग्रेट होता है और जो किंग है वही गॉड है. अभी मैं आगे आपको कॉजेस में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था पोप और चर्चेज ने. जबकि सोचो रिलीजियस कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिकल मैटर्स और रिलीजियस मैटर्स दोनों डिफरेंट होते हैं और दोनों को एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए. बट क्या था, जो पोप और चर्चेस थी उन्होंने पॉलिटिकल
पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और क्या था, वो राजा के नाम पे, राजा गॉड होता है, किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो जो किंग कह रहा है, और किंग क्या कहता था, जो कि चर्चेज उससे कहलवाते थे कि वो धर्म के नाम पर लोगों को, क्योंकि उस समय रिलीजन जो था वो बहुत तेजी के साथ में फैला हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या था, बुक्स नहीं पढ़ी थी, उनको बाइबल में क्या लिखा है, कॉमन मैन को या लोअर क्लासेस को ये नहीं पता था कि बाइबल में लिखा क्या है, बट जो भी उनसे पोप या क्लर्जी मैन उनसे बोलते थे वो उसी को मान लेते थे। और इस तरीके से वो बहुत सारे ऐसे उनसे वर्क करा रहे थे जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जैसे कि उनसे बहुत सारे टैक्सेस लिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो रॉयल फैमिलीज के लोग थे, जो किंग थे या जो पोप्स थे, वो अपनी लग्जरियस लाइफ को जी सके, उसके लिए उनसे जो कॉमन पीपल्स थे उनसे हैवी टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज करे जा रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब कॉजेस थे, इसकी वजह से रिफॉर्मेशन हुआ। तो एक हुआ आपका हैवी फाइनेंशियल, यहाँ पर मैंने आपको पहले मीनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन बताया। देयर द कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन में हमारा है हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द चर्च। चर्च ने जो क्या किया था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर। इंटरेस्ट ऑफ द चर्च इन पॉलिटिकल मैटर्स, इंटरेस्ट जो चर्चेस थे उन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस थी चर्च में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द चर्च। Funds of the church was lavishly spent in the artistic cathedrals and buildings in the Rome to the enhance its beauty. रोम की ब्यूटी के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स को जो बनाया, उसके लिए उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्सेस देना स्टार्ट किया। Besides realizing taxes, the popes began to adopt other means to collect fund. यहाँ तक कि टैक्सेस भी लेते थे, इसके साथ और भी उन्होंने कई और भी तरीके अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए थे फंड्स को कलेक्ट करने के। द बर्डन फेल ऑन, और ये जो बर्डन था जो उनके ऊपर, वो उन्होंने किससे पूरा किया, फेल ऑन द पीजेंट्स, लेबरर्स और मिडिल क्लास पीपल्स। दे ऑल बिगन टू अपोज द चर्च। इसलिए इन लोगों ने, जो पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, और जो एक कॉमन मैन थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ये चर्च की हैवी फाइनेंशियल बर्डन से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, और वो उसके अगेंस्ट हो रहे थे, और उसकी वजह से रिफॉर्मेशन आया। द सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट ऑफ द चर्च इन पॉलिटिकल मैटर्स। जो पोप थे उन्होंने क्या बोला, हिमसेल्फ टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उन्होंने अपने आप को खुद कहा कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्थ पर। सो ही कंसिडर्ड द किंग एज ए सब्जेक्ट, और उन्होंने कहा कि हम ही किंग हैं, हम ही अथॉरिटी हैं, और हम चाहें, हमने राजा को बनाया है, हम जब चाहें तब राजा को थ्रोन कर सकते हैं, और जब चाहे तो डीथ्रोन भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें सिंहासन पे बैठाना और उनसे हटाना वो हमारे हाथ में है। तो पोप्स बिगेन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। उन्होंने इंटरनल अफेयर करना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल मैटर्स में, और ये इनका जो इंटरफेरेंस था उसको भी अपोज किया किंग ने भी, और दे बिकम एंटी पोप। यहाँ तक कि किंग भी उनके अगेंस्ट हो गए और एंटी पोप हो गए। एंड द लास्ट वन इज द एविल प्रैक्टिसेस। अब चर्च के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिसेस या कौन कौन सी ऐसी बुराइयां थी जो कि रिफॉर्मेशन का कॉज बन गई। द फर्स्टली जो पोप थे, क्लर्जीमैन थे, बिकेम एम्बिशियस। वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे एंड बिगेन टू लीड अ लग्जरियस लाइफ। मैंने बताया कि वो बहुत लग्जरियस लाइफ को जो है स्पेंड कर रहे थे। मैनी एब्यूजेस। अब जब वो बहुत ज्यादा जो है वो एम्बिशियस हो गए या बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने वहां पर क्या किया, चर्चेज में एब्यूजेस स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे एब्यूजेस, इविल प्रैक्टिसेस जो हैं वो चर्च में शुरू हो गई। जो वहां के क्लरिकल ऑफिसर्स थे वो क्या थे, जो डिजर्व करता था मैन, उनको नहीं रखा जाता था, बस पैसे देके जो लोग करते थे। ये जो इनकी प्रैक्टिस थी वो सैमनी के नाम से फेमस हुई। सैमनी का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं कि कोई एक रिलीजियस, हमने किसी को एक पोस्ट दी, वो एक क्या बन जाए, वो एक क्राइम बन जाए, रिलीजियस पोस्ट को क्राइम बन जाए, दैट इज कॉल्ड द सैमनी। अकॉर्डिंग टू द करेक्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्लुरैलिटी, क्लर्जीमैन कुड होल्ड मोर देन वन चर्च। और सोचो क्लर्जीमैन ने क्या किया था, सिर्फ वो एक चर्च को होल्ड नहीं करे थे, वो कई चर्च के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए थे और इस तरीके से गॉड के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे। दे बिहेव लाइक द फेडरल लॉर्ड्स। एक वो फेडरल लॉर्ड्स बनकर बैठे हुए थे। एनी स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड टू पे इज फर्स्ट ईयर, और ये बोल रखा था, मतलब यहाँ तक कि पॉलिटिकल मैटर्स में भी थे और इकोनॉमिक मैटर्स
टाइटल में भी, मतलब वो बोले मैं सामंत हूँ यहाँ का, मैं लॉर्ड हूँ, फेडरल का लॉर्ड हूँ मैं, और मुझे फर्स्ट इनकम चाहिए फर्स्ट फ्रूट के नाम से, फर्स्ट फ्रूट के नाम से। उस समय पर एक वो होता था, टैक्स होता था जिसका नाम था एनेक्स, ऐसे करके एक नया टैक्स उन्होंने बनाया एनेक्स, जिसको कि हम फर्स्ट फ्रूट बोलते हैं, कि जितना भी जिसकी भी जो भी इनकम होगी उसका सबसे पहला हिस्सा वो हमें दीजिए। इस तरीके से वो लोगों से जो है वो इनकम को ले रहे थे। The Pope sold various kinds of pardon certificates. पोप्स ने बहुत सारे pardon certificates जैसे कि indulgence मतलब कि हम आसक्ति, और फिर एब्सोल्यूशंस का मतलब पूर्णता, एंड डिस्पेंसेशन मतलब कि अरेंजमेंट्स टू सेव द पीपल। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से हम पूर्ण हैं, हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, या हम इतने ज्यादा जो है कैपेबल हैं कि हम आपको सिन से मतलब पापों से, क्राइम से और नरक की आग में जाने से, फायर टू हेल का मतलब होता है नरक की आग में जाने से हम आपको बचाएंगे। तो इसके लिए आप हमें अपना फर्स्ट फ्रूट दीजिए जो भी आपके इनकम का है, ताकि हम आपको सेव कर सके। इस तरह से लोगों को जो है वो क्या कहना चाहिए कि बेवकूफ बना रखे। सो अगेन द क्लर्जीमैन डिड नॉट कीप द वो ऑफ सेलिब्रेसी, और इसके साथ जो क्लर्जीमैन को जो चीजें माननी चाहिए, जो उनको जो प्रैक्टिसेस उनको खुद करनी चाहिए जिसके लिए वो आए हैं, जैसे कि सेलिब्रेसी, पॉवर्टी, सर्विसेज टू मैनकाइंड, मतलब कि उनको बिल्कुल किसी तरह के पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, मैनकाइंड को सर्व करना चाहिए उनकी रक्षा करने के लिए, और उसके बाद उनको सेलिब्रेसी होना चाहिए, ठीक है, नॉट टू मैरिड, बट ऐसा वो कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि रिलीजन had become a commercial business, जो रिलीजन था वो एक कॉमर्शियल बिजनेस बन गया था। These corrupt practices, ये जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस थी एंड वाइसेस थी इन द चर्च में, वो एंटागोनाइज्ड हो गई थी, मतलब कि क्या हो गई थी, मासेस जो थे उनसे जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वो उनकी एंटी हो गई थी, एंड दे रिवोल्ट अगेंस्ट इट, और उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट करने का सोच लिया था। दिस रिवोल्ट, दिस रिलीजियस रिवोल्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। इसी रिलीजियस रिवॉल्ट को हम रिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब एक इमीडिएट कॉज था उसका, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। नॉट रिक्वायर्ड अ सुप्रीम करेज टू चैलेंज द चर्च। अब कोई भी सुप्रीम करेज जैसे नहीं था, धीरे धीरे करके तो चर्च तो चैलेंज द चर्च वंस अगेन। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया बाय अ जर्मन रिफॉर्मर, एक जर्मन रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जर्मन रिफॉर्मर था, और इसने ही एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को चर्च के, कि वो चर्च के खिलाफ उसने अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी, उसने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द सेल ऑफ द इंडल्जेंस, रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड लॉन्च द सीवियर मूवमेंट, और उसने एक सीवियर मूवमेंट को लॉन्च किया अगेंस्ट द एब्यूजेस ऑफ द चर्च एंड द अथॉरिटी ऑफ द पोप। और वो उसका जो एक कहते नहीं, उसने उसकी जगह एक नया रिलीजन, एक नया मूवमेंट जिसको हम प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बोलते हैं, ये मार्टिन लूथर किंग ने पोस्ट किया था। ये एक तरह का रिलीजन था, क्योंकि उस समय कैथोलिक जो है वो रिलीजन था, और कैथोलिक में ही इतनी सारी एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी। तो जो मार्टिन लूथर था उसने एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन को जो है स्टार्ट किया, और उसका जो ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन को स्टार्ट करना था, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। सो ये हमारा इमीडिएट कॉज हो गया जिससे रिफॉर्मेशन आया। अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इम्पैक्ट में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट काउंसिल की तरफ से रिव्यूज हो गए हैं। सिर्फ एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें, लीडिंग टू काउंटर रिफॉर्मेशन। तो आई विल डिस्कस व्हाट इज काउंटर रिफॉर्मेशन। The counter reformation movement was the direct result of reformation. ये रिफॉर्मेशन का डायरेक्ट रिजल्ट था, जो कि रिफॉर्मेशन आया था उसका। जो अब हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज हुई तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट अच्छा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो उसका क्या रिफॉर्मेशन था, सॉरी क्या उसका इम्पैक्ट था कि डायरेक्ट रिजल्ट था रिफॉर्मेशन का, कीपिंग इन व्यू द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ प्रोटेस्टिज्म। जो प्रोटेस्टिज्म था, मतलब जो प्रोटेस्ट रिलीजन था, वो उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रैपिडली बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली वो प्रोग्रेस कर रहा था मार्टिन लूथर किंग के अंडर में। सो
द कैथोलिक्स स्टार्टेड द काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब कैथोलिक्स को टेंशन शुरू हो गई क्योंकि उनका जो रिलीजन था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था और लोग प्रोटेस्टेंट को ज्यादा जो है वो बिलीव करने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड, उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया टू अरेस्ट द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, ताकि वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था उसकी पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा अरेस्ट कर सके। टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च में वो क्या कर रहे थे, कुछ रिफॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो कैथोलिक रिलीजन के बारे में लोगों को बताया जा रहा था कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सिन से, क्राइम से और फायर टू हेल से सबसे सेव करने के लिए हमें बहुत सारा जो है फर्स्ट फ्रूट देने की जरूरत है, ये सब चीजें जो चर्च में फैली हुई थी एविल प्रैक्टिसेस, उसको वो रिफॉर्म करके, उसका करप्शन को खत्म करके, एब्यूजेस को खत्म करके वो चाहते थे कि एक काउंटर रिफॉर्मेशन करके हम कैथोलिक रिलीजन को दोबारा से स्टार्ट करें। टू ब्रिंग बैक द लॉस्टशिप टू इट्स फोल्ड, वो चाहते थे कि जो हमने अपनी एक उसको खो दिया है, लॉस्टशिप कर दिया है, मतलब अपनी एक कहते नहीं है एक हमारी एक इमेज होती है, जो हमारी इमेज खराब हो गई है कैथोलिक्स की, उसको हम दोबारा से ठीक करें। टू सेव इट्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, ताकि हम उसे एक्सटिंक्ट होने से बचा सके, मतलब कि पूरी तरीके से वो फिनिश हो। उससे बेटर है कि हम कुछ रिफॉर्म उसमें करके हम अपने कैथोलिक रिलीजन को दोबारा से ला सके, ताकि जो ये रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है प्रोटेस्टेंट का वो थोड़ा सा कम। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर में बस इतना ही था कि रिफॉर्मेशन क्या है। हमने उसके कॉजेज में 3 कॉजेज पढ़े, लाइक फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द चर्च, इंटरेस्ट ऑफ द चर्च इन पॉलिटिकल मैटर्स एंड द इविल प्रैक्टिसेस इन द चर्च। देन हमारा एक इम्पैक्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज काउंटर रिफॉर्मेशन बाय कैथोलिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।